हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं जय उपाध्याय आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 के बच्चों के लिए बन रहा है। ये कक्षा 10 के उन बच्चों के लिए जो गणित पढ़ते हैं उनके लिए बन रहा है। और किस किस टाइप के बच्चे इस चैनल पर पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर हम आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। ये वीडियो हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो बच्चे बहुत कमज़ोर घर के हैं, जो बहुत गरीब घर के हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, जो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लास कोचिंग कहीं नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये वीडियो उनके लिए बना रहे हैं। हम ये वीडियो उन छात्राओं के लिए बना रहे हैं जो घर से बाहर नहीं निकलने पा रही हैं, या उनके अगल बगल कहीं ऑफलाइन कोचिंग क्लासेज नहीं है कि वो अटेंड कर सकें, पढ़ सकें, या वो बहुत अच्छे स्कूलों में नहीं भेजी जा रही हैं। तो उनको इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। तो इसमें जो बहुत ही पढ़ने में कमज़ोर हैं, या जो बहुत गरीब घर के हैं, या वो लड़कियां जो घर से बाहर निकलकर नहीं जा सकती हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए हमने ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो इसमें जो बहुत थोड़ा अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं, कहने का मतलब किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिनका बेसिक फंडामेंटल बहुत मजबूत है, उन छात्राओं को इस चैनल पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत कमज़ोर और जिनका बेसिक फंडामेंटल बहुत कमज़ोर है, हम उनके लिए बना रहे हैं। जो बहुत गरीब है उनके लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आज से सांख्यिकी चैप्टर हम जो लोग सीखेंगे, आज से हम लोग सांख्यिकी चैप्टर सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और ऐसा सीखेंगे कि ये कोई कक्षा 10 के केवल पढ़ने के लिए ही नहीं सीखेंगे। कक्षा 10 में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, वो तो साथ में रहे ही रहे। भविष्य में जब भी हम किसी कंपटीशन में बैठें, हमको कहीं एग्जामिनेशन में बैठाया जाए, तो वहाँ भी सबसे अच्छे तरीके से हम कर सकें। तो हमारे इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए, और इस चैप्टर में आप अन्य बच्चों से भी कंपैरिजन करते जाइए, तो आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत अधिक पॉजिटिव रहेंगे, आप उनसे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्थान पर रहेंगे। तो चलते हैं, हम सांख्यिकी को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सांख्यिकी लिखते हैं। सांख्यिकी स्टैटिक्स, देखिए स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स सांख्यिकी, पहली बात तो इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक्स में स्टेट बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टिक्स जोड़ दीजिए। स्टिक्स माने छड़ी होता है, उसी में ऐड कर दीजिए, तो स्टैटिक्स की स्पेलिंग बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी, ठीक है। स्टेट और स्टिक्स, तो ये स्टैटिक्स की स्पेलिंग हो गई। ऐसे हम लोग कभी भी अगर स्पेलिंग नहीं आती है तो उसको तोड़ कर याद करते हैं, इजी बना के याद करते हैं, बहुत आसानी तरीके से आ जाती है। अब देखो सांख्यिकी कहते किसको हैं। देखिए इसकी परिभाषा में ही इसके उद्देश्यों को छुपा हुआ है, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है जो भैया जी हर कंपटीशन एग्जामों में भी हिट करता है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कोई ऐसा कंपटीशन नहीं जिसमें स्टैटिक्स से क्वेश्चन आते ना हों, ठीक है। आप किसी भी ले लीजिए, चाहे आप मैथ लेकर आगे पढ़िए ना पढ़िए, आपके जीएस ही पेपर में जो है स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, हम लोग अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक्स का डिफिनीसन, स्टैटिक्स की परिभाषा पढ़ते हैं। तो देखिए स्टैटिक्स क्या है, सांख्यिकी है। सांख्यिकी गणित का भाग है, गणित का ही शाखा है। तो हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे बोलेंगे, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों को संख्याओं के रूप में संग्रहण किया जाता है तथा उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करके तर्कपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। अब इसकी परिभाषा जैसे हमने बोला, आपने सुन लिया, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो एक बार हम परिभाषा लिख लेते हैं तो अच्छे तरीके से कहते हैं। हालांकि परिभाषा आपसे कहीं कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इंटर के बाद अगर कोई जैसे बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, या कोई और प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तो वहाँ सांख्यिकी की परिभाषा भी पूछी जाती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं और उसके बाद इसके अर्थों को बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। तो देखिए सांख्यिकी है क्या, ठीक। तो देखिए सांख्यिकी, ध्यान से इसको परिभाषा को देखिए। सांख्यिकी
गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित, अभी हम इसको समझाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों, ध्यान से देखिए, आंकड़ों को इंग्लिश में डाटाज बोलते हैं, ठीक है। डाटा माने आंकड़ा और डाटाज माने आंकड़ों हो गया। मतलब आंकड़ों का मतलब सूचना, उसके इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आंकड़ों, ध्यान से 1 मिनट, संबंधित आंकड़ों, ठीक है। आंकड़ों को संख्याओं के रूप में, ध्यान से रखिए, इसमें संख्याओं का भी बहुत महत्व है। अभी हम इसको समझाते हैं। संख्याओं रूप में संग्रहित किया जाता है, संख्याओं के रूप में संग्रहण किया जाता है। संग्रहण या संग्रहित, संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। संग्रहण किया जाता है, तथा उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करके, विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस, ठीक है। विश्लेषण करके तर्कपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, ठीक। तर्कपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ध्यान से देखिए, हम इसकी एक बार परिभाषा को फिर से बोलते हैं। सांख्य की गणित की वह शाखा है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों को संख्याओं के रूप में एकत्रित किया जाता है तथा उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करके तर्कपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जानने के लिए आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि जैसे कोई क्षेत्र है, उनसे जितनी भी सूचनाएं हैं उनको संख्याओं के रूप में एकत्रित किया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा, संख्याओं के रूप में संग्रहित किया जाएगा, ठीक है। फिर उनका एनालिसिस किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा और उस विश्लेषण के अनुसार तर्कपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। अब इसको ऐसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे होंगे, हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए, आप थोड़ा सा चलते हैं, हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं। जैसे सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर ही नहीं, वो पूरे विश्व पर आक्रमण करने के लिए निकला। तो जब वहाँ से निकला तो देखिए उसके पास कम से कम 20,000 सैनिक थे। अब 20,000 सैनिक जो हो गए, अब देख लीजिए यहाँ पर ये सूचनाएं हो गई, उसके आंकड़े हो गए, ठीक है। 20,000 सैनिक हैं, ये क्या हो गई? आंकड़े हो गए, सूचनाएं हो गई। तो सैनिकों की संख्या उसकी आंकड़ा हो गया। ऐसे देख लीजिए जितनी भी उसके इन्फॉर्मेशन है सब आंकड़े गिने जाएंगे और वो संख्याओं के रूप में। तो 20,000 सैनिक थे उसके पास। तो ये कहा गया इतने सैनिक हैं तो उनको पहनने के लिए कितने कपड़े लगेंगे, ठीक है। ये भी आंकड़ा हो गया, ये भी सूचना हो गया। अच्छा, बीमार पड़ेंगे तो कितने डॉक्टर लगेंगे, ठीक है। डॉक्टर कितने लगेंगे इसको भी लिखा गया, आंकड़ा इकट्ठा किया गया, ठीक। कितने तलवार लगेंगे, कितने घोड़े लगेंगे, ठीक है। उनके सोने की कितनी व्यवस्था रहेगी, खाना कितने बनाने के लिए कितने रसोइया रहेंगे। तो ये सब क्या हुआ? आंकड़े हो गए जो संख्याओं के रूप में थे और इन आंकड़ों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। वैज्ञानिक विश्लेषण करने का मतलब इतने सैनिकों पर इतना रसोइया होना चाहिए, इतना डॉक्टर होने चाहिए, इतने तलवार होने चाहिए, इतने घोड़े होने चाहिए। ये चीज़ वैज्ञानिक विश्लेषण करके यही तर्कपूर्ण निर्णय लिया गया, ठीक है। तो यही चीज़ होता है सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या होता है? अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग पहले राजा महाराजा भी करते थे, क्योंकि उस युग में
उनके पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। वो बस ऐसे सांख्यिकी, उनके पास जागीरें होती थी दूर दूर, बहुत पता चला दिल्ली में शासक बैठा हुआ है और बिहार को देख रहा है। तो बिहार को कैसे करते थे, वो देखते थे बिहार की जागीर कुल कितनी है, कितना क्षेत्रफल है, और एक अनुमान लगा लेते थे कि इतने क्षेत्रफल पर इनकी उपज इतनी है, ठीक है, इतना क्षेत्रफल है, वो उनका संख्याओं के रूप में हो गया आंकड़ा, और इतने क्षेत्रफल पर इतनी उपज इनको मिलेगी, इतनी उपज होनी चाहिए और इतना राजस्व हमको मिलना चाहिए। तो यही तर्कपूर्ण, यही वैज्ञानिक विश्लेषण करके तर्कपूर्ण निर्णय ले लेते थे कि भैया इतनी उपज तो हमको मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर जो इनके गवर्नर रहते थे कहते थे इतना कम से कम आप हमको राजस्व दीजिए, वहाँ से इतना राजस्व आना चाहिए। तो इसीलिए जो सांख्यिकी है इसको राजतंत्रों का विज्ञान या राजाओं का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि राजा लोग इसका बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करते थे, ठीक है। और सांख्यिकी का प्रयोग ऐसा नहीं है कि आज घटा हुआ, आज इसकी महत्व बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया है, और जिसकी ऑफिस जो है नई दिल्ली है, CSO, ठीक है। और इसकी ऑफिस कहाँ है, नई दिल्ली है। तो देखो CSO क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, और उसकी ऑफिस कहाँ, नई दिल्ली। तो बहुत सारे कंपटीशनों में भी पूछा जाता है, अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। और इसकी महत्व क्या है, पता चल रहा वो दिल्ली में बैठे हुए हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन वाले, और वहाँ से पता चल रहा पूरे प्रदेश भर के देख रहे हैं कि कितना, वो बैठे बैठे वहीं से बता दे रहे हैं कि कितनी उपज आपकी गेहूं की होगी, पिछले साल की तुलना में कम होगी या ज़्यादा होगी। वो क्या करते हैं, वो बैठे तो वहाँ हैं लेकिन वो अपने एजेंटों के माध्यम से सूचनाएं ले रहे हैं कि इस बार कहीं कोई रोग तो नहीं लग रहा है, खाद की बुआई किसान अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, खाद उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है, अब पानी की क्या व्यवस्था है, पानी सही चल रहा है कि नहीं, मौसम सही साथ दे रहा है कि नहीं, ये सब सूचनाएं हैं। और इन सब सूचनाओं को संख्याओं के रूप में वो संग्रहित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद उनका विश्लेषण करके तर्कपूर्ण निर्णय ले रहे हैं कि भैया जी अब की जो है इतना अच्छा गेहूँ होगा, इतना मीट्रिक टन ज़्यादा होगा, या कोई दिक्कत है तो कहेंगे इतना मीट्रिक टन कम होगा। पूरे देश भर की बैठे बैठे बता रहे हैं, वो हमारे खेतों तक थोड़ी ना आ रहे हैं, यहीं से सूचनाएं ले रहे हैं, यहीं के एजेंट दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आजकल देख लीजिए जितने चुनाव वाले हैं सब अपने एक स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट साहब स्टैटिक्स रखे हैं, स्टैटिक्स ऑफिसर रखे हैं, सेक्शन ऑफिसर सब बना कर रखे हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों, सब क्या कर ले रहे हैं, सूचना इकट्ठा कर रहे हैं। अब कि कौन सा कास्ट किस पर वोट मार रहा है, कौन सा धर्म किस पर वोट मार रहा है, कितने % वोट हैं, उनको संख्याओं के रूप में इकट्ठा कर रहे हैं, उनको कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उनका विश्लेषण करके ये निकाल रहे हैं कि अब की बार तर्कपूर्ण निर्णय ले रहे हैं कि इतनी % हमको वोट मिल जाएगा। और कहीं अगर उनको कम दिखाई दे रहा है, उन्हीं डिसीजन से, उन्हीं विश्लेषण करके कम दिखाई दे रहा है, तो कुछ ऐसा अपनी राजनीतिक कुछ ऐसा दांव पेच लगा रहे हैं जिससे उनके वोट बढ़े। तो देख लीजिए इसका महत्व तो बहुत है, ये अनुमानों का विज्ञान है, इसके मान जो है लगभग मान होते हैं, एकदम 100% एग्जैक्ट नहीं होते हैं, वो लगभग मान माने जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सांख्यिकी में हम लोग अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ये तो इसकी भूमिका हो गई, आप रिलैक्स होकर पढ़िए, इसको समझ लीजिए। बहुत अच्छी परिभाषा हमने बताया है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित, अब वो क्षेत्र कौन से हो सकते हैं, वो क्षेत्र खेत का भी हो सकता है, वो क्षेत्र एग्जिट पोल वाले भी हो सकते हैं, एग्जिट पोल वाले भी बताते हैं कि भाई आपकी ये जीत रहे हैं वो हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों को संख्याओं के रूप में संग्रहण किया जाता है, तो उन आंकड़ों को क्या करते हैं, संख्याओं के रूप में संग्रहित करते हैं, और उसके बाद वैज्ञानिक विश्लेषण करके तर्कपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद एग्जिट पोल वाले तुरंत बता देंगे, निर्णय ले लेंगे कि भैया आपकी ये सरकार बन रही है, ये जीत रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ सांख्यिकी होता है, सांख्यिकी का यही महत्व है। आप लोग पढ़ रहे हैं, हम बहुत बेसिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से देखते जाइए। हर चीज़, कोई भी चीज़ पढ़िए तो उसको जड़ से पढ़ते जाइए, ये नहीं जल्दी जल्दी आए और जल्दी जल्दी पढ़ के आप चले जाएंगे तो कुछ उससे होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको खाली लगेगा कि हम सीख रहे हैं। अब देखिए इसमें आपने एक चीज़ क्या सीखा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की ऑफिस कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है, CSO, कभी कभी क्वेश्चन CSO पूछा जाता है। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नई दिल्ली में है। तो अब हम चलते हैं सांख्यिकी से संबंधित कुछ और चीज़ पढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को पढ़ते हैं। देखिए, हो सकता है आपको ये परिभाषा थोड़ा सा बड़ा लगा हो, लेकिन अच्छा ज़रूर लगा होगा, समझ में भी ज़रूर आया होगा। ठीक है, आगे भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखते जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से सबको समझ में आएगा। हम ये वीडियो केवल उन्हीं कमज़ोर बच्चों के लिए बना रहे हैं जो पढ़ने में बहुत वीक हैं, जो ऑफलाइन क्लास नहीं अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में जाएंगे उनको भी वहाँ कोई बताने वाला नहीं है। तो हम यही चाहेंगे जो बहुत तेज़ है, तर्रार बच्चे हैं, उसको इस चैनल पर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत उनकी नहीं है, क्योंकि इसमें हम स्तर को बहुत ही लो करके बताएंगे। ठीक है, तो पता चला आप कोई पढ़े हुए हैं और गलत कमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम केवल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों के लिए वीडियो बन रहा है। अगर वो लोग लाइक करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो बनता जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो अब चलो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हम पढ़ेंगे। ठीक, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। अब इसको घबराइए नहीं, यहाँ पर एक एक चीज़ देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, केंद्रीय की इंग्लिश होती है सेंट्रल, प्रवृत्ति की होती है टेंडेंसी, की मापें, मापें की इंग्लिश होता है मेजर्स। ठीक है, मेजर्स या मेजरमेंट ही लिख दीजिए, मेजरमेंट में मापन होता है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे भारत का नागरिक होता है, यहाँ ध्यान से देखिए, भारत का नागरिक जो है इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग पहले भारत की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक, ऐसे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, थोड़ी सी इंग्लिश भी सीखते जाइए। तो यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है। देखिए, जो आंकड़े इकट्ठा हुआ, जैसा परिभाषा में देखें, उस परिभाषा का बहुत मतलब है, अभी आप सीखते जाइए। जैसे कि जो आंकड़े इकट्ठे हुए, उन आंकड़ों में बीच के अंक को जानना ही क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है। जैसे कोई भी आंकड़ा ले लीजिए, हम चलते हैं आपकी पढ़ाई का आंकड़ा ले लेते हैं। ठीक है, आप एक दिन हम देखें, मान लीजिए आप एक दिन क्या होता है 5 घंटे पढ़ लिए, एक दिन कितना घंटा पढ़ लिए, 8 घंटा पढ़ लिए। ठीक, एक दिन कितना घंटा आपने पढ़ लिया, एक दिन मान लीजिए 0 घंटा पढ़ लिए। ठीक है, और एक दिन कितना घंटा आपने पढ़ लिया, 7 घंटा पढ़ लिया। ठीक, तो अगर हमें पूछे भैया आप रोज़ कितने घंटे पढ़ते हो, तो यहाँ पर देखो, तो इनके सेंट्रल अंक को ज्ञात करो, इनके बीच के अंक को ज्ञात करो। बीच के अंक माने इनके मध्य में कौन सा अंक है जिसके चारों ओर सभी हैं, चारों ओर मतलब देखने से नहीं हो गया। तो पहली बात तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का जो परिभाषा होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से तात्पर्य उस अंक को जानना है, उस संख्या को जानना है जो दिए गए आंकड़ों के केंद्र में हो, सेंटर में हो। तो चलते हैं, हम देखते हैं सेंटर में कौन सा अंक है। तो जैसे इनका कैसे केंद्र, मान लीजिए एवरेज के द्वारा हम निकाल रहे हैं, जैसे 5 धन 3 धन 0 धन 7, 4 दिन का है, चारों दिन का आप ऐसे जोड़ लीजिए, जोड़ लिए, अब बटे 4 लगा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 3 8 0 हो गया, 5 3 8 और 0 कितना हो गया, 8 7 15, 15 बटे 4। ठीक है, अब आप कितने घंटे रोज़ पढ़ते हैं, अभी इसमें आप जो है भाग दे दीजिए। मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा 8 घंटा कर दिए, यहाँ पर हमने 8 बना दिया, थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, यहाँ कंप्रोमाइज़ करिए, थोड़ा सा समझ में जिससे आ जाए, दशमलव का लफड़ा ना रहे। तो 5 3 8, 8 8 16, चारों जोड़ लिए 16, 4 दिन का था तो चारों को जोड़ लो, बटे 4 लगा दो। तो देखो 4 से हमने भाग दे दिया, 4 चौक 16, कितने आए, 4 आए। तो हम कहेंगे कि यही 4 है, 4 संख्या है। ये जितना आंकड़े हैं, जितनी संख्याएं हमने लिया है, आंकड़ा लिया है, ये 4 के इर्द गिर्द जो है घूम रहे हैं। इनके केंद्र में कौन सी संख्या स्थित है, 4। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से तात्पर्य क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से तात्पर्य उस संख्या को जानना है जो दिए गए आंकड़ों के केंद्र में हो।
या उस संख्या को जानना है जिसके चारों ओर सभी परिचालन करते हैं। ठीक है, 1 मिनट हम थोड़ा सा लिखते हैं, देखते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सी लाइट चली गई है, फिलहाल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप समझिए और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे आपने अगर 6, 7, 8 या कक्षा 9 नहीं पढ़ा है या पीछे के क्लास नहीं पढ़े हैं, तब भी आपको 100% समझ में आएगा। अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल एकदम चैनल पर बने रहिए और इसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट भी दे दीजिए। ओके, तो चलते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से तात्पर्य क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से तात्पर्य उस संख्या को जानना है जो दिए गए आंकड़ों के केंद्र में स्थित हो, बीच में स्थित हो। ठीक है, तो एक विधि के द्वारा हम बीच का अंक निकाल लिए। हमने एक विधि के द्वारा, कौन से विधि के द्वारा? औसत के द्वारा। ठीक है, एवरेज के द्वारा हमने बीच का अंक निकाल लिया कि आप रोज़ 4 घंटे पढ़ते हैं। ये थोड़ी ना कहा जाएगा कि आप 5 घंटे रोज़ पढ़ते हैं ना, ये भी नहीं कहा जाएगा। ये भी नहीं कहा जाएगा 3 घंटे रोज़, 0 भी नहीं कहा जाएगा, 8 भी नहीं कहा जाएगा कि एक दिन 8 घंटे पढ़ दिए। हम कहने नहीं लगे कि आप 8 घंटे रोज़ पढ़ते हैं। वो कितने घंटे रोज़ पढ़ते हैं? 4 घंटे। यही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्र का अंक 4 आया। ठीक है, अब ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की कितनी कुल विधियां हैं। देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की निकालने की कुल 3 विधियां हैं, मतलब बीच के अंक को निकालने की कुल 3 विधियां हैं। वही तीनों विधि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। ठीक है, और एक चीज़ फिर से सुन लीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब होता क्या है? बीच का, आंकड़ों के बीच का अंक ज्ञात करना। आंकड़ों के बीच का अंक ज्ञात करना। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो समझ लीजिए बिछड़वा वाला निकालना। ठीक है, बीच का अंक माने बिछड़वा निकालना। ठीक है, यही चीज़ होता है। तो चलो, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन की कुल कितनी विधियाँ? 3 विधियाँ हैं। एक तो देखो समांतर माध्य, समांतर माध्य, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए माध्य, इसको शॉर्टकट से हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? समांतर माध्य। जैसे किसी का नाम राम भवन भैया हो, शॉर्टकट में उनको हम भवन भैया चिल्लाएं। ठीक है, तो प्रेम प्रकाश किसी का नाम हो, प्रकाश भैया चिल्लाएं, बोले उनको बुलाएं। अगर किसी का नाम इसमें होगा राम भवन या प्रेम प्रकाश तो बिल्कुल वो कमेंट करेगा। ठीक है, तो देखिए, तो उनको प्रकाश भैया कहें। तो ऐसे समांतर माध्य को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? माध्य। तो माध्य की इंग्लिश एक बात ध्यान में रखिए, मीन होता है। इनकी इंग्लिश को भी थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि पूरी इंग्लिश अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। अब देखो, दूसरा शॉर्टकट में हम लोग मीने बोलते हैं, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका को देख लीजिए, माध्यिका को मध्यक भी बोला जाता है और माध्यक भी बोला जाता है। इसीलिए इनकी इंग्लिश को थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कहीं माध्यक लिखा रहेगा तो पता चलेगा आप माध्य को समझ लिए, कहीं मध्यक लिखा रहेगा तब भी आप जो है इसको समझ लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको मीडियन लिखेंगे। ठीक है, मीडियन। अब तीसरा देखो, बहुलक। इंग्लिश इनका देख लीजिए, इंग्लिश जरूरी है। बहुलक को जो है मोड बोला जाता है, मोड, MODE। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी इंग्लिश भी देखिए। अभी एक चीज़, ये क्या है? एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अगर कोई आंकड़ा दिया गया है तो इस विधि से भी सेंटर के अंक ज्ञात कर सकते हो, बीच वाले अंक, बीच खड़वा वाला अंक, और इस विधि से भी ज्ञात किया जा सकता है और इस विधि से भी ज्ञात किया जा सकता है। तीनों से, चाहे इससे ज्ञात करो, चाहे इससे ज्ञात करो, चाहे इससे ज्ञात करोगे। ठीक है, हाँ, एक चीज़ है, तीनों के मानों में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है लेकिन लगभग मान वही रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब आगे। अब आप जब किसी कंपटीशन में जाते हैं ना, तो अगर कंपटीशन में जाते हैं तो पूछा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ऐसे दे देगा, प्रश्न दे देगा, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, और आपको टिक मारना पड़ेगा। जैसे उसने दे दिया प्रसरण दे दिया, चलो प्रसरण दे दिया। दूसरा दे दिया मानक विचलन दे दिया, मानक विचलन ऐसे दे देगा।
1 मिनट हम इधर लिख रहे हैं, हो सकता है उधर ना वीडियो में आ रहा हो, तो हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो उसने पहले दे देगा प्रसरण दे देगा, दूसरा क्या दे देगा, मानक विचलन दे देगा। ठीक है, मानक विचलन हो जाएगा। तीसरा क्या दे देगा, माध्य विचलन दे देगा भैया जी, माध्य विचलन। ठीक, और चौथा क्या दे देगा, इसको देखिए, चौथा इसी में से मान लीजिए माध्यिका दे दिया, तो आप टिक किसको मारोगे, आप टिक माध्यिका को मारोगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा दे देगा, लिख देगा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में खूब पूछे जाते हैं, क्योंकि भविष्य में आप लोगों को हो सकता है सिपाही वाली भर्ती में बैठना पड़े, कोई दरोगा में बैठेगा, कोई हो सकता है बीएड करे। ठीक है, कोई टेट में बैठे, कोई सीटेट में बैठे, यूपीएसआई में बैठे, कहीं भी बैठे, यूपी ट्रिपल एससी में बैठे, पीसीएस में बैठे, आप कहीं भी, ऐसा नहीं है कि आपको जो है सांख्यिकी, आप सांख्यिकी को अवेयर करके नहीं चल सकते। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे कह सकता है, कह सकता है निम्नलिखित में क्या कहते हैं, निम्नलिखित में समांतर माध्य नहीं, सॉरी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो कौन सा, 3 ठू ये दे देगा और 1 ठू और कोई दे देगा, तो जो और दे देगा वही, बस वही टिक हो जाएगा, नहीं है तो उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं, देखो इसके द्वारा भी, देखिए इसके द्वारा भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात कर सकते हैं, बीच के अंक इसके द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, इसके द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं इस समांतर माध्य को पढ़ते हैं। हम लोग पहले समांतर माध्य पढ़ेंगे और समांतर माध्य से रिलेटेड जो चैप्टर है उनको पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम लोग इनको पढ़ते हैं। एक चीज़ और है, हमेशा याद रख लीजिए, समांतर माध्य को, इस समांतर माध्य को यम से व्यक्त किया जाता है, और आपके कक्षा 10 में बार यक्ष से भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, बार यक्ष, बार यक्ष माने समांतर माध्य। और देखिए माध्यिका को लोग माध्यिका भी लिख लेते हैं, नहीं तो ऐसे आप व्यक्त करिए एमडीएन, एमडीएन माने हो गया माध्यिका। ठीक है, मीडियन इंग्लिश होता है तो एमडीएन ऐसे करके लिख दीजिए, तो मीडियन हो गया, मीडियन माने माध्यिका हो गया। और मोड को किससे व्यक्त किया जाता है, एमओ से। ठीक है, मोड, एमओ, मोड हो गया। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो बहुत बार हिट करता है, बहुत बार पूछता है, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशनों में पूछा जाता है, तो इसी समय उनको भी याद कर लेते हैं, क्योंकि एक कक्षा 10 के सिलेबस में भी है, आगे भी कई बार आएगा, तो एक बार आप लोग देख लीजिए, याद करिएगा, ऐसे याद हो जाएगा तो याद हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दीजिए, अभी कई बार बताएंगे हम उसको। ठीक है, चैप्टर में बार बार आता है, तो बार बार देखोगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो मन लगा के देखिए, देखिए ये होता है कि 3 गुणे माध्यिका। ठीक है, 3 गुणे माध्यिका बराबर 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। ये देखिए बीच में जो ये डॉट टाइप लगा है, ये गुणे का निशान है, इसको चाहे चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा माना जाता है। ठीक, और प्लस बहुलक, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ईजी सूत्र है। फिर देखिए इसको हम कैसे, 3mdn, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा माना जाएगा, लिखिए चाहे ना लिखिए। ठीक, 2 माध्य एम हम लिखेंगे, यहाँ पर एम लिखेंगे, बार एक्स नहीं लिखेंगे। ठीक, बहुलक है तो क्या लिखेंगे, एमओ लिखेंगे, मोड। तो 3mdn इक्वल टू 2m प्लस एमओ। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, और बहुत पूछा जाता है। ठीक है, देखिए आप हमारे यहाँ हमारे चैनल पर विजिट किए हुए हैं, और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ते जाइए। आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ इस चैप्टर के लिए आप तेज स्टूडेंट हो जाएंगे, बहुत अच्छी श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर से देख लीजिए, अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, समांतर माध्य, मीन हो गया, माध्यिका को मीडियन, इसको व्यक्त डिनोट किससे करेंगे, एमडीएन से, बहुलक को मोड, एमओ से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, क्या पढ़ते हैं, समांतर माध्य। इस सूत्र एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, भूल जाता है कोई बात नहीं, फिर चैप्टर में आएगा, इसके आधार पर भी आपको सवाल भी लगाने हैं, तो वहाँ याद करेंगे, याद हो जाता है तब भी, जब देखे रहोगे तो आगे आसानी से याद हो जाएगा, कहीं एक्स्ट्रा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चलो समांतर माध्य किसे कहते हैं, समांतर माध्य, या शॉर्टकट में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, माध्य। इसकी इंग्लिश क्या होती है, मीन। ठीक है, मीन हो गया,
अब इनकी इंग्लिश को खूब अच्छे से देखिए, जैसे हम गणित में आप अगर औसत पढ़े हैं तो फिर से एक बार पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो हम बता रहे हैं। जैसे अभी हमने क्या निकाला था, औसत ही निकाला था। मान लीजिए आपके कोई काम हम ले लेते हैं, मान लीजिए आप कोई पढ़ने वाली ही बात ले लेते हैं, ठीक है। एक दिन आपने 4 घंटा पढ़ा, एक दिन आपने 6 घंटा पढ़ा, एक दिन क्या किए आप 0 घंटा पढ़े, ठीक है, और एक दिन जो है आपने क्या किया 10 घंटा पढ़ा। तो इसका औसत कैसे निकाला जाता है? इसका औसत निकालने का तरीका यही है, औसत निकालना। औसत देख लीजिए, थोड़ा सा औसत होता है, जानना चाहिए, कोई कठिन नहीं। जितने पद हैं उनको जोड़ लीजिए, ये सब पद हैं, ध्यान में रखिए पद, ठीक है। और पद को हम लोग यहाँ पर x से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? x से। ध्यान में रखिए, बाहर x माने समांतर माध्य होता है, ठीक, पद माने x यहाँ पर। तो औसत को हम लोग कैसे करेंगे? ऐसे सब पद को जोड़ लीजिए, 6 धन 0 धन 10। अब कितने पद जोड़े हो? 1 2 3 4, तो बटे 4 लिख दीजिए। 4 पद जोड़े हैं तो 4 लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 बटे 4। तो यही ऐसे ही औसत निकाला जाता है, माने पदों का योग, योग माने जोड़ होता है, ठीक है। ध्यान में, पदों का योग अब बटे पदों की संख्या, कुल कितने पद हैं, ऐसे लिखा जाता है। तो इनको हम जोड़ लेते, 6 4 10 और 0 जोड़े, 10 में 0 जोड़े तो 10 हुआ, 10 10 20, 20 बटा 4, तो 4 से इस 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। तो देखो इसके बीच का अंक कितना हुआ? 5। 21 बीच से निकाले औसत। इसी औसत को ही समांतर माध्य कहा जाता है या माध्य कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अंकगणितीय औसत कौन है? समांतर माध्य है, माध्यिका है कि बहुलक है? तो आप क्या किस पर टिक मारेंगे? समांतर माध्य। क्यों? क्योंकि जैसे औसत निकाला जाता है वैसे समांतर माध्य निकाला जाता है। अब इसका यहाँ पर आप लोग सूत्र बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जैसे समांतर माध्य बराबर क्या होता है? ये क्या है? पद है, पद है या संख्याएं कह लीजिए, ठीक है, पद हम लोग बोलते हैं, या प्राप्तांक कह लीजिए। पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। पदों का योग, कैसे पद हैं आप जो पढ़ते हैं, एक दिन आपने 4 घंटे पढ़ा, एक दिन आपने 6 घंटे पढ़ा, एक दिन 0 घंटे पढ़े और एक दिन 10 घंटा पढ़े। हमको लगता है इस दिन खेलने वेलने चले गए होंगे या कोई काम काज आ गया होगा, ठीक है। तो 4 दिन का आपका एवरेज है। 4 दिन में आपने ऐसे पढ़ा और उसका जब हम औसत निकाले तो 5 आया। 5 का मतलब हो गया कि आप, अब हम कह सकते हैं 5 पर डे पढ़ते हैं, रोज़ 5 घंटे पढ़ते हैं, ठीक। तो समांतर माध्य भी ऐसे निकाला जाता है। फिर से देख लीजिए, समांतर माध्य हम लोग लिखते हैं, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग, पदों का योग, ठीक, बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। देखिए रटना नहीं है, जैसे औसत का होता है, औसत में भी पदों का योग किए और बटे पदों की संख्या, वैसे समांतर माध्य में भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पदों के योग बटे पदों की संख्या। अब इसकी परिभाषा हम लोग बनाएंगे। समांतर माध्य वह संख्या है, ध्यान से सुनिए, या माध्य वह संख्या है, चाहे समांतर माध्य बोलिए चाहे माध्य बोलिए, समांतर माध्य वह संख्या है जो पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। देखिए इसकी परिभाषा बहुत आसानी से आ गई, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कंपटीशनों में जब जाएंगे तो यही डिफिनीशन दे देगा और वो नीचे लिख देगा माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, प्रसरण है, क्या है, ऐसे कुछ दे देगा विकल्प में। तो फिर से देखो, फिर से हम परिभाषा थोड़ा सा एक बार ऐसे बोल रहे हैं, समांतर माध्य वह संख्या है जो पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होने वाली संख्या को ही समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है। ये समांतर माध्य का सूत्र है जो कक्षा 9th में आपको निश्चित तौर पर बताया गया होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप सीखिए और इसको देखिए गणितीय भाषा में कैसे लिखते हैं। देखिए पद को किससे व्यक्त करते हैं, हमेशा हमने अभी बताया पद को x से। अब यहाँ थोड़ा सा योग को हम लोग सीखते हैं जो यहाँ बार बार यूज होगा, ठीक है।
और इनको देखकर घबराना नहीं है। ये देखिए ग्रीक अक्षर है सिग्मा। सिग्मा माने होता है, सिग्मा को सिग्मा नोटेशन मतलब सिग्मा का संकेतन योग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जिसके सामने सिग्मा लग जाएगा उसका मतलब उन पदों का योग करना है। यक्स के सामने सिग्मा लगा, यक्स क्या है पद, तो इसको अब पढ़ेंगे यक्स खाली पद बोलेंगे, लेकिन अगर सिग्मा लगा है तो लिखेंगे पदों का योग। तो यहाँ देखिए पदों का योग, तो पद तो यक्स होता है, सिग्मा सामने लगा दो, योग हो गया, योग माने जोड़। इसको लेकर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सवाल देखोगे एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा, डरिए नहीं, खूब अच्छे से देखते जाइए, बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। अब पदों की संख्या को किससे डिनोट किया जाता है? नंबर। नंबर माने संख्या, ठीक है। तो पदों की संख्या को n से व्यक्त किया जाता है, हमेशा याद रखिए। अच्छा, समांतर माध्य को किससे डिनोट किया जाता है? अभी हमने पहले बताया है मिटाने से पहले, समांतर माध्य को बार से व्यक्त करिए या समांतर माध्य को m से व्यक्त किया जाता है। तो आप यहाँ चाहे m बराबर लिख लो या चाहे बार x बराबर, चाहे इसको बार बोला जाता है, जो ऊपर पड़ी पाई है उसको बार बोला जाता है। तो बार यक्स समांतर माध्य को किससे व्यक्त किया जाता है? ऊपर पड़ी पाई को क्या बोलेंगे? बार। बार एक्स या एम से डिनोट किया जाता है, ठीक। बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो समांतर ये है समांतर माध्य। अब बार एक्स माने समांतर माध्य, ये क्या है? सिग्मा है, यक्स है। यक्स माने पद, सिग्मा माने योग, तो पदों का योग बटे बटे माने अपान बटे पदों की संख्या, एन को संख्या से व्यक्त किया जाता है। तो ये चीज़ हमारा हो जाता है समांतर माध्य। तो देख लीजिए, हमको लगता है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सूत्र है ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है, ये कक्षा 9th के लिए था भैया। ये भविष्य में कंपटीशन में भी यूज होगा, भविष्य में आगे मैथ लेकर पढ़ेंगे वहाँ भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे आप देख लिए बस हो गया, इसका बहुत अर्थ है, इसको अभी आप सीखिए। तो देखिए, अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम फिर से देखते हैं ये सूत्र अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अब अवर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा क्या है? देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ा का मतलब जब ऐसे आंकड़े दे दिए हों, जैसे इसमें दे दिया गया था, कितना कितना लिखा था, 6 था, 4 था, 0 था, ठीक है, और मान लीजिए 10 था, ऐसे था ना। तो इस टाइप के थे। और जब कभी वर्गीकृत आंकड़ा हो, अर्थात दो चीज़ें दी हों, ए दिया हो, पद दिया हो और कोई पद कई बार आया हो, तो उसको वर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा हम देखते हैं और यहीं से हमारे कक्षा 10 की स्टार्टिंग हो जाती है। तो थोड़ा सा देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य, ठीक। तो यहाँ हम लिख लेते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य मतलब वर्गीकृत आंकड़े से मतलब क्या? जब बारंबारता दिया हो, जब बारंबारता एफ दिया हो। घबराइए नहीं, आप खाली देखते जाइए, अभी जब चैप्टर शुरू हो जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये जो समस्याएं हो जाती हैं, क्या एफ है क्या नहीं है, वो सब दूर हो जाएगा। चूँकि कक्षा 9th आप बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़े हैं तब तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत हो रहा होगा। तो यहाँ दिक्कत नहीं होना है, आप देखते जाइए सारे चीज़, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कोई आंकड़ा दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर 5, फिर 3, फिर 5, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर देखिए 5 दे दिया या 4 दे दिया, फिर 4 दे दिया, ऐसे हमने कई संख्याएं ले ली, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं, ध्यान से देखिए। एक कॉलम बनेगा पद का, पद, ठीक, और एक बनेगा बारंबारता। पद को किससे व्यक्त करते हैं? एक्स से। ध्यान में रखिए, बार बार बोल रहे हैं, पद को एक्स से। बारंबारता की इंग्लिश होती है, इसको आवृत्ति भी बोलते हैं, यफ होती है, ठीक है भैया। तो बारंबारता की इंग्लिश क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, यफ होती है, ठीक है। यफ से फ्रीक्वेंसी माने बारंबारता या आवृत्ति। अब जैसे मान लीजिए ये पद है 2, अब देखिए 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार आया है, तो 3 लिख देते हैं। अब देखते हैं, चलो 5 को ही लिख लेते, कोई भी संख्या लिख लो, 2 वाला तो खेल ख़त्म हो गया, तो इस पर हमने निशान लगा लिया, ठीक है। अब कौन सी संख्या लिख लेते हैं, कौन सा पद लिख लेते हैं? 5 है, चलो 5 को ही लिख लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 2 के बाद 3 लिखिए, आप कोई भी पद लिखिए, ठीक है, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, आप कोई भी पद लिखिए। तो 5 को देखिए, 5 कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार,
3 बार ये भी आया। चलो एक बार और हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं। कितनी बार आ गया? 1 2 3 और 1 4। कितनी बार आया? 4 बार आ गया। ध्यान से देखिए, 5 4 बार आया। अब हम लोग 3 को देखते हैं, 3 कितनी बार आया। तो 3 को लिखते हैं। तो 3 कितनी बार? 1 बार 2 बार। कितनी बार आया? 2 बार आ गया, तो 2 लिखेंगे। ठीक, अब कौन सी संख्या बची? 4। 4 कितनी बार आया? 4 लिख लेते हैं। 4 4 कितनी बार आया? 1 2 3 3 लिख लिए। अब ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, यही वर्गीकृत आंकड़ा है। वर्गीकृत आंकड़े में हमेशा 2 लाइन दी रहेगी, हमेशा याद रखिए। यही हमको पढ़ना है कक्षा 10 में। फिर से ध्यान में रखिए, कक्षा 10 में यही के आगे स्टार्ट करना है, और इसको हम अगले वीडियो में जस्ट अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छे तरीके से आ रहा है, आपको लग रहा है, तो बिल्कुल लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, जस्ट हम अगला वीडियो बनाएंगे और बहुत ईजी तरीके से उसको और आराम से पढ़ाते चलेंगे। कारण क्या है? कारण यही है, इसको थोड़ा सा हमने स्पीड कहाँ पढ़ाया, बहुत अच्छे तरीके से इसको भी पढ़ाया, कोई स्पीड नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो चलिए ये ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। तो ये देखिए यफ है, अगर यफ का मान है, यफ को जोड़ लेते हैं ना भैया, तो यफ देखो, यफ हो गया। अगर यफ को जोड़ोगे, जोड़ को किससे व्यक्त करते हैं? सिग्मा से। तो इसको हम लोग सिग्मा यफ बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा यफ। अब देखो इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया? 4 3 7 7 2 9 9 3 12। तो अगर यफ को जोड़ लेंगे तो उसी को सिग्मा यफ कहा जाता है, और वही एन भी कहा जाता है। सिग्मा यफ बराबर एन, अर्थात सिग्मा यफ कहिए चाहे एन कहिए, और इनको जोड़ लीजिए। 3 2 5 4 9 3 12। इसका मतलब क्या है? कुल कभी भी यफ को जोड़ने पे, एक बार ध्यान में रखिए, कभी भी यफ को जब जोड़ा जाएगा, ऐसे आपके सामने आंकड़े नहीं देंगे, ये आंकड़ा देगा, ऐसे चार्ट टाइप का, यही वर्गीकृत आंकड़ा है। ठीक है, इस टाइप का 2 लाइन देगा, 1 2। आप अपनी किताब में खोल कर देख लीजिए, 2 लाइनें दी होंगी सब में। ठीक है, पहला लाइन पद के लिए होता है और दूसरा लाइन बारंबारता के लिए होता है, एफ के लिए। कभी भी एफ को जब जोड़ा जाता है तो उसको सिग्मा एफ कहा जाता है, उसी को एन कहा जाता है। एन का मतलब वो पदों की संख्या को बताता है। एफ को जोड़ने पर, कभी भी एफ को जोड़ लो, पदों की संख्या बता देगा। जैसे यहाँ पर देखिए 12 है ना, कुल 12 संख्याएँ हैं, आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्याएँ हुई कि नहीं? तो कभी भी ध्यान में रखिए, अगले वीडियो में हम जस्ट आएंगे। अगर आप लोगों को पसंद आया, लाइक किए तो ठीक है। कभी भी अगर एफ को जोड़ा जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है? एन। वहाँ पर बार बार हर सवाल में यही बात हम पूछेंगे, और उसी को क्या कहा जाता है? सिग्मा एफ। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही हम बताते हैं। ठीक है, और इसके आगे का वीडियो हम बहुत जल्द लाएंगे। आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए। और भैया ये चैनल जो बना हुआ है, एक कक्षा 10 के लिए बना हुआ है, और उन छात्रों के लिए बना है कि जो बहुत गरीब हैं, जिनके घर में 3 4 भाई बहन हैं, और घर के लोग बहुत मजदूरी करते हैं, बहुत पैसा नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है। पता चल रहा है 400-500 रुपया कमाते हैं तो कितना पढ़ाई दें, आपको स्कूल का फ़ीस जमा करें, कि कहीं आपको कोचिंग कराएं, कि आपके दवा के लिए, कपड़े के लिए व्यवस्था करें। ठीक है, तो आपको इससे आसान और इससे सस्ता भैया ना यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। बहुत विश्वसनीय तरीके से आपको बताया जा रहा है, और आप लोग सीखिए। और बहुत स्तर को कम करके बताया जाएगा, बहुत कम करके, अभी और कम करके बताया जाएगा। ऐसे बताया जाएगा कि हर बच्चे को समझ में आए, चाहे जो बच्चा हो, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो। हम उन लोगों से कहेंगे थोड़ा सा चैनल से दूर रहिए, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है वैसे लोगों से कहेंगे कि जो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, या जिनके घर की स्थिति बहुत अच्छी है, एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है, वो यहाँ पर क्या करने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ आएंगे तो डिस्टर्ब होगा, उनको लगेगा कि सर जी धीरे धीरे बता रहे हैं। हमारा धीरे धीरे बताने का मतलब यही है कि सब बच्चे आसानी से सीख जाएं। ठीक है, और आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए वीडियो को। ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।